नमस्कार साथियों। तो विश्व की आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को लेकर। और आज हमारे साथ हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, उनका परिचय करवा दूं। ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जागरूकता समिति के संस्थापक श्री विनोद दीक्षित जी, जो पिछले 27 वर्षों से इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है। मथुरा में जो विंटेज कार है 2023 से दीक्षित गाड़ी वाले के नाम से, वो उन्हीं के उससे आती है। अगर बात करें 2024 के बैकग्राउंड की, तो उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए 2024 में 2 व्हीलर जो हैं उनकी व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालु उनको ले जाकर आराम से भ्रमण कर सकें ब्रज क्षेत्र में। और उसके अलावा 2025 में आत्मनिर्भर रोजगार योगी जी के काम से प्रेरित होकर 200 भगवा कलर की स्कूटी मथुरा शहर के लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करवाई अपनी तरफ से, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और जो श्रद्धालु हैं उनके भी वो काम आ सकें। तो सबसे पहले तो विनोद जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं मुझे, उनको मेरी तरफ से नमस्कार और मथुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो श्रद्धालु मथुरा में घूमने आते हैं, हमारा हृदय से उनका स्वागत है। और यही प्रेरणा है हमारे परिवार की तरफ से कि आप जब भी आए अपनी धार्मिक यात्रा पे आए और यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाएं, जिससे विश्व में मथुरा का नाम सुनहरे अक्षरों में आप ले सकें। दीक्षित जी, जो हमारी मथुरा शहर है जो हमारा, वो अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो अगर यहाँ बात की जाए ब्रज जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या या चुनौती आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भूगोल की स्थिति आपको बताना चाहता हूँ जी। मथुरा जनपद में लगभग 4 से 5 लाख वाहन एक्टिव हैं जी। उसके अलावा यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो भी हजारों लाखों की संख्या में पर डे यहाँ पे अपने अपने साधनों से मथुरा में आते हैं, बिल्कुल, ट्रेन बस के अलावा। लेकिन क्योंकि मथुरा पुराना शहर है, जो भी धार्मिक नगरी है वो पुराने उस पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से आप देखें मथुरा के अंदर, मेरा एक आकलन है जी, 35 से 40 हजार वाहन हर साल मथुरा में इंटर करता है, मथुरा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर। क्योंकि मथुरा में देखा गया है कि जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं अभी हाल ही में, वो कॉलोनी जब डेवलप हुई है उससे लोगों के पास पैसा आया है। और देखा गया है जमुना एक्सप्रेस में लोगों को मुआवजा के नाम पे पैसा मिला। सब लोगों ने अधिकतर, मेरा पर्सनल है कि लोगों ने अधिकतर गाड़ियां खरीदी हैं उस पैसे से जी। यही कारण है कि मथुरा में तेजी के साथ वाहन बढ़ रहे हैं और लगभग 40 हजार वाहन हर साल प्रति वर्ष, जो 4 लाख मैंने आपको आंकड़ा दिया उसमें प्लस हो जाते हैं। अच्छा, जुड़ जाते हैं जी जी। तो कहने का यह है कि यातायात जो व्यवस्था है प्रशासन शासन की तो है ही है, यहाँ पे रहने वाले नागरिकों की भी है, और जो यहाँ पे आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी जो रोड है उसको ब्लॉक ना करें, जाम नहीं लगाएं। अपनी दुकानदारों से भी निवेदन है कि अपने जो सामान रखते हैं बाहर वो भी ना रखें, क्योंकि जब आप सामान को बाहर रखते हैं उसके बाद में ग्राहक आता है अपनी गाड़ी लगाता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है। ये एक जाम का सबसे बड़ा कारण है यहाँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो स्थानीय नागरिक हैं और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, तो उनकी जो यातायात की आवश्यकता है उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, संतुलन बनाने के लिए प्लान की जरूरत है जी। और प्लान न तो सरकार बना सकती है ना शासन बना सकता है। इसमें हर आदमी को प्लान के हिसाब से बैठना पड़ेगा और बैठने के हिसाब से तालमेल बनाने के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको जी, सड़क सुरक्षा समिति होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है ये जी। और इसके समिति का काम ये होता है कि अपनी यातायात व्यवस्था को सुचारू कैसे हो, दुरुस्त रखा हो। जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें मीटिंग में, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं जी, वो वर्तमान जिलाधिकारी होते हैं और उन्हीं के निर्देशन में पूरा संचालन समिति काम करती है। और उस संचालन समिति के हम भी पार्ट रहे हैं बहुत सारे साल तक लगातार। लेकिन किसी भी कारण से स्लिप हुआ हमारा नाम और वो आज तक हमारे नाम को जोड़ा नहीं गया है। ये हमारी विरोध कह लीजिए
हमारी मांग कह लीजिए, शासन प्रशासन तक हमने लेटर डाले हैं, लोगों से मिले हैं, लेकिन अधिकारियों के यहाँ से एक दूसरे पर टालने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें यहाँ का जो प्रशासन है ये किसी के तरह का सहयोग नहीं लेता है। जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से जहाँ जाम नहीं लगे, श्रद्धालु अच्छा मैसेज लेके जाएं, लेकिन उनको वो भी जिम्मेदारी से बचते हैं। जैसा कि जो मथुरा है वो धार्मिक आस्था का केंद्र है, यहाँ पर पर्व, मेले और विशेष धार्मिक आयोजन लगातार होते रहते हैं। तो जो आयोजन समय समय पर लगते हैं तो वहां पर ट्रैफिक जाम जैसी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, तो उनसे निपटने के लिए स्थायी समाधान क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे जो भी विशेष आयोजन रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का प्लान रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मथुरा में इंटर करें और यहाँ से अच्छी एक मैसेज लेके जाए। लेकिन इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं हर त्योहार पे जी, तो उसके लिए रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। कई जगह पे डाइवर्जन के अलावा नो एंट्री लगानी पड़ती है, वो भी एक तरीका है। लेकिन इस चीज की समस्या का जो सलूशन है ना, वो अभी तक किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। अच्छा जी, जो ब्रज क्षेत्र है उसमें वन वे ट्रैफिक सिस्टम और जो पैदल यात्री क्षेत्र हैं, वॉकिंग जोन अगर लागू किए जाएं तो क्या वो व्यवहारिक होगा अपने आप में? यही करना पड़ेगा, क्योंकि मथुरा हो या कोई भी शहर हो, वहां पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। और देखा गया है कि 2020 के कोरोना काल के बाद जी धार्मिक नगरियों की तरफ लोग ज्यादा आ रहे हैं। मथुरा ही नहीं, जो भी धार्मिक नगरी है वहां पर सब जगह पर पहुंच रहे हैं। तो जब पहुंचने की जो क्षमता है वो ट्रेनों की नहीं रह जाती है, बसों की नहीं रह जाती है, तो फिर लोग अपने अपने साधनों से आते हैं। जब साधनों से आते हैं उसे खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें हर व्यक्ति का एक तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, वृंदावन के लोगों को मैंने 20 साल पहले चेताया था कि अगर आपको वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ानी है या फिर आपको व्यवस्थित अगर रहना है तो आप अभी से लग जाइए। ऐसी 2 जगह है, मैं एक और बताऊंगा। जमुना धाम से आगे जो आपके राधापुरम स्टेट कॉलोनी बनी हुई है, उनको भी मैंने बहुत सारा पहले समझाया था कि आप अभी से अपना आपको चेंज कीजिए, क्योंकि आप रॉन्ग साइड जाते हैं। या फिर आपका एक कट था, कट सरकार ने बंद कर दिया है। अब उनको रॉन्ग साइड के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर रॉन्ग साइड नहीं जाते हैं, 10 किलोमीटर का रन है उनके लिए। तो बात यह है कि जो पूरा एक तालमेल होना चाहिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अंदर, वो तालमेल पिछले 15 साल से तो खत्म ही है, ना के बराबर है। ये कारण है कि मथुरा में विकास हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। और खासतौर पर जाम की स्थिति ज्यादातर बढ़ती चली जा रही है, उसका कम होने की जगह बढ़ती चली जा रही है। ई रिक्शा, ऑटो, बस और निजी वाहनों के बेहतर संचालन के लिए कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ई रिक्शा पहले आया, वो आया था अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड को मेरे को मैंने बात करी प्रशासन से, तो मैंने बताया, देखा यहाँ पे कब की बात है आपको बताना चाहूंगा। अखिलेश जी की सरकार जब थी जी, उन्होंने डोनेट किए थे 68 रिक्शा मथुरा जनपद में जी। केवल वही रिक्शा रजिस्टर्ड थे, उसके अलावा कोई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं थे। जब हम लोगों को पता चला तो हमने प्रशासन को बात करी कि भाई आप बताइए, इतनी सारी भीड़ है और इसमें राजस्व के नाम पे, आपको टैक्स के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब सरकार को पता चला तब उन्होंने इस ई रिक्शे को बैन किया जो अनऑथराइज चल रहे थे पूरे रोडों पे जी। वो ई रिक्शा थे उस समय 10,000, ये बात है लगभग 16 की, 2016 की जी। जब यहाँ पे बंद हुए उसके बाद में नंबर वाले रिक्शे आए। नंबर वाले आए तो यहाँ पे किसी ने ये नहीं चाहा कि भैया इसका रूट बन जाए, किराया तय हो जाए। आते रहे। उसके बाद में लोग त्राही करने लग गए। तो फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि आप इसमें कुछ इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व होने पे फिर हमने प्रशासन से मांग करी भाई ई रिक्शा को, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जो उसमें ले आते थे और उनकी इंस्टॉलमेंट जो आती थी वो दे नहीं पाते थे। तो जब बात हुई तो बात में ये निकल के आया कि इन्होंने अपने पास से ऊपर हाथ खड़े कर लिए, किन्होंने ARTO साहब ने जी। मैंने हम कर रहे हैं कुछ, तो हमने फिर प्रयास किया और इसमें गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया। अच्छा, अब ये बैन लगाया तो ई रिक्शे की व्यवस्थित
होने की जब प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उससे पहले ये लोग कोर्ट चले गए, जो डीलर थे ई रिक्शा के, जी। और वहां से उनको स्टे मिल गया। अब वो रिक्शा आज तक कोई नहीं रोक पा रहा है कि ये रोड पे आए नहीं आए, कैसे आए, कैसे व्यवस्थित हो। जी। अब प्रशासन ने अभी दोबारा से फिर शुरू किया है, अभी पिछले महीने से, जी। कि इसके रूट देंगे वो, और रूट के माध्यम से ये चलाएंगे। और किराया भी उन्होंने निर्धारित किया है, नगर निगम को लिया है साथ में, जी। ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो ये है पूरा मामला। जो ब्रज के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी यातायात समस्याओं के समाधान के लिए क्या अलग अलग रणनीतियां होनी चाहिए? देखिए, ग्रामीण की बात ना करें हम, शहरी। पूरे सिस्टम की बात करें। जी। सिस्टम ये कहता है कि आप पहले गाड़ी को चलाना सीखिए, जी। फिर उसके बाद में फिर आप लाइसेंस लीजिए, फिर आप गाड़ी खरीद के लाइए। अपने इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है। पहले यहाँ का आदमी गाड़ी खरीदता है, फिर वो चलाना सीखता है उसी गाड़ी से, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस आता है। उससे पहले क्या होता है, दुर्घटना बढ़ जाती है। अभी अगर पूरे आकलन करें विश्व के अंदर, जी। इंडिया के लोगों के पास 1% है वाहन। जी। जनसंख्या से अब बात करें, टोटल अगर बात करें, तो इंडिया के ऊपर 1% का वाहन का रेशो आ रहा है। अब एक्सीडेंट की बात करते हैं, दुर्घटनाओं की, तो उसमें 10% है, यानी 90% में पूरा वर्ल्ड है और 10% इंडिया है। लगभग 2 लाख जान हमारी देश में चली जाती है रोड एक्सीडेंट में, और लाखों की संख्या में लोग ऐसे हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पूरा सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और सरकारों पे भी मैं प्रेशर है ऊपर से, क्योंकि इसको जो देखता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको मॉनिटरिंग करता है रोड एक्सीडेंट को। जी। उनका जो जिस पे कंट्रोल हो सकता है सरकार के थ्रू वो कर रहे हैं। अभी कारों के डिजाइनिंग में चेंज किया है, टेक्निकल चीजें बहुत सारी डाली है, एडास सिस्टम आए हैं बहुत सारे, उसमें सिस्टम में मतलब पब्लिक के हिसाब से जी और सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की है। अभी फिलहाल में कारें जो आ रही हैं, एयरबैग वगैरह बढ़ा दिए उन्होंने, सेंसर सिस्टम बढ़ा दिए है, तो ये चल ही रहा है लगातार। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों में जो शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा लोग एक दूसरे को देना नहीं चाहते, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। रोड पे भी आप देखेंगे, जो ज्यादा आंखें निकाल लेता है, जो ज्यादा बढ़िया गाड़ी में होता है, वो आसानी से निकल जाता है और बाकी के जाम रहता है। यातायात सुधार में स्थानीय जनता और उसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। जो डिपार्टमेंट है जी, अंदर की बात बता रहा हूं आपको, खाना पूर्ति के नाम पे अपने सिस्टम में करते हैं। जो ऊपर से कार्यक्रम आते हैं, वो किसी भी तरह से ये चाहते हैं कार्यक्रम हो जाए, ये भला हमारे से टले। सामाजिक सिस्टम में बात करें तो लोग, जो डिपार्टमेंट है ना जी, वो उनके पास आना नहीं चाहता है। ये तो चाहता है कि ये कार्यक्रम हमारे किसी भी तरह से हो जाए और हमारी सरकार में बढ़िया रिपोर्ट चली जाए। लेकिन सामाजिक संगठन जब कार्यक्रम करते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ की भी नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार 16 डिपार्टमेंट है ना, उनको किसी को फुर्सत नहीं है कि वो उनसे आके मिलें या काम करने की प्रेरणा दें या उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग भी देते हैं तो वो ऐसे एनजीओ देते हैं जो सरकार से फंडिंग है, फ्री में कोई नहीं करना चाहता है। ये बहुत बड़ी देश की समस्या है। लेकिन उस पर भी लोग, डिपार्टमेंट के जिम्मेदार डिपार्टमेंट है ना, वो भी भागते हैं। आने वाले 10 वर्षों में आप ब्रिज की यातायात व्यवस्था को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत सुंदर और वैसे देखना चाहता हूं कि मथुरा में जो आए व्यक्ति बहुत अच्छा मैसेज लेके जाए, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के व्यवस्था से बनने से पहले यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ई रिक्शा वाले को ये नहीं मालूम है मुझे कहाँ खड़ा करना है, टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ रोकना है। ट्रैफिक पुलिस जितनी आ रही है और भी बढ़ा दीजिए जी, फिर भी समस्या का सलूशन नहीं है।
हमने कुछ टाइम एजुकेशन देने का काम किया, 2018 की बात है वो जी। उसमें हमने सेशन लिए ई रिक्शा के, आपको किस तरह से व्यवहार रखना है, आपको किस तरह से गाड़ी रोकनी है। उसमें ट्रैफिक पुलिस ने भी सहयोग किया हमारा जी। और वो व्यवस्था इस तरह से चलनी चाहिए थी, क्योंकि अधिकारी जब बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो यही है, आने वाले टाइम में सरकार को भी करना पड़ेगा, ये कोर्स में आने वाला है, ये जो बात कर रहे हैं हम ट्रैफिक पे जी। बच्चों को शुरू में ही, जैसे हम क्लास चलाते हैं, जैसे पीटी होती थी, आपको याद है, फिटनेस के लिए हर स्कूलों में होती थी जी। उसी तरह का ये सेशन आने वाले हैं हर एक को, क्योंकि ट्रैफिक पे इतना बड़ा समस्या का विषय है कि आदमी किस तरह से चलेगा, क्योंकि वाहन किसी को कंपनी से आप ये नहीं कह सकते आप बनाना बंद करो, किसी से ये कहना नहीं कर सकते आप के भैया इस गाड़ी को मत खरीदो। जैसी जैसी लोगों के पास पैसे आते हैं वो अपनी जन से सुविधा के हिसाब से वो लेता रहता है, लेकिन जब बात आएगी तो ये सब समस्या बढ़ेंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, रोड उतनी है, हम एक्सप्रेसवे जरूर बना लेते हैं लेकिन सिटियों में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सिटियों में चेंज नहीं होगा जब तक लोगों की समस्या, जो आदमी जो महसूस करता है, दुकानदार अपने आप को समझे, ट्रैफिक पे जो चलने वाला आदमी वो अपने आप समझे, जो ट्रैफिक ड्यूटी पे है वो अपने आप समझे। तो यानी कहने का किसी को नहीं है, लेकिन समझ के सब चले। एम्बुलेंस फंस जाती है आज की डेट में, एम्बुलेंस को भी लोग रास्ता नहीं देते, मरीज है, हूटर बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, हॉर्न दे रहा है आदमी, लेकिन निकलने की बात आती है तो कोई भी आदमी निकलने के लिए रास्ता नहीं देता इंडिया के अंदर। जबकि पनिशमेंट भी है, लोगों को मालूम है अगर मेरा चालान हो जाएगा मुझे जेल भी हो सकती है, अगर ये ट्रैफिक पे शिकायत कर देगा ट्रैफिक पुलिस से या परिवहन विभाग में या अपने डिपार्टमेंट में, तो उसके वाहन के जो आगे चल रहा है, जिसने जाम कर रखा है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं है कि एम्बुलेंस को हमें निकलने देना है। जी बिल्कुल। तो आज की पॉडकास्ट में आपने सुना श्री विनोद दीक्षित जी को, तो मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा। सरकार की एक योजना है जी कि जो आपके रोड पे कोई भी घायल जी रोड एक्सीडेंट में है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं 1 आवर में, यानी गोल्डन पीरियड कहते हैं उसे जी। ज्यादातर देखा गया है कि लोगों में जो दुर्घटना में मृत्यु का जो कारण है वो समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलना, ब्लड समय से ना मिलना और ज्यादा ब्लड निकल जाना। तो सरकार ने जब इसमें पूरा एक आकलन करने के बाद में ये किया है आम आदमी के लिए कि जो आदमी डरता था हॉस्पिटल ले जाने से, उसके लिए ये किया है कि आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अच्छा, हॉस्पिटल में आप ले जाइए, आप पुलिस आपकी मदद करेगी। उसके अलावा उस आदमी को प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए सरकार की तरफ से अब अवार्ड आया है। जी जी। आपके माध्यम से अगर कोई योजना के नाम के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? वो एक ऐसा प्रोत्साहन है कि राहगिरी के नाम से एक वो दिया है, वीरता का एक पुरस्कार दिया है सरकार ने, राहगिरी वीरता पुरस्कार है उसका नाम। जी जी। और इसमें ये कहना है कि जो लोग रोड पे मिलते हैं आपको घायल अवस्था में, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है, लोग डरते हैं लोग ले जाने से, 2 चीज की है सरकार ने। एक तो आदमी की जान बचेगी आपको इस बात के माध्यम से, दूसरा यह है कि आपको समाज में जागरूकता आएगी, बिल्कुल। और साथ में उस आदमी को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे उससे। तो सरकार के अगर ऐसा कोई मेरे को आपके माध्यम से कोई देख रहे हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2025 से लेके मथुरा जनपद में 31 तारीख तक यानी दिसंबर तक किसी को भी हॉस्पिटल में पहुंचाया है, उसका प्रारूप मैं बता देता हूं। पुलिस के यहाँ अंकित होना चाहिए वो आदमी कि हमने इस आदमी को पहुंचाया था जी। और हॉस्पिटल में 2 जगह से वो क्वारी होगी आपकी, जो क्राइटेरिया जो बताया गया है, हॉस्पिटल जिसमें आपने पहुंचाया है वहां पे आपका नाम होना चाहिए कि ये आपने पहुंचाया था व्यक्ति, और दूसरा पुलिस में इनका एक डाटा रहता है, 112 पे भी आप कवर करते हैं तो आपका वहां से मिल जाता है कि इस नंबर से फोन आया था। प्रूफ मिल जाएगा कोई, तो ये आपका प्रूफ अगर होता है तो मेरे पास आप मिल सकते हैं और आपको इस अवार्ड को दिलवाने में हम मदद कर सकते हैं। मेरा नंबर आप ले सकते हैं 8266001000 है। मैं एक बार नंबर दोहराता हूं, 8266001000। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को आप जानते हैं या खुद आपने किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया
तो मुझे जरूर संपर्क कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपको पुरस्कार दिलवाने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने चलते चलते लास्ट में बहुत ही एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और आपके वैल्यूएबल जो चीजें थी उनको दर्शकों ने सुना। तो प्यारे साथियों, अभी हमारे साथ थे विनोद दीक्षित जी। तो मुझे भी उम्मीद आपसे रहेगी कि अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो निश्चित तौर पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में छोड़ें और हम आपको मथुरा के बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वंदे मातरम।